नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 प्रथम सत्र हिंदी और उसमें तीसरी इकाई के दूसरे हिस्से की बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने कहानी कुत्ते की वफादारी के बारे में सीखा था, उसका सारांश समझा था और शब्दार्थ मुहावरे आदि सीखे थे। आज के वीडियो में अभ्यास, स्वाध्याय और उसके आगे भाषा सज्जता या व्याकरण उसके बारे में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभ्यास। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वह वाक्य पढ़िए। तो यह प्रश्न बिल्कुल सरल है, यह आपको खोज करना है। जहाँ पर ये शब्द समाधि, बंजारा, वफादार, शव, लुटेरा, जमानत, सूद और गोद, ये सारे शब्द जिस जिस वाक्य में आए हैं उन वाक्यों को आपको पढ़ना है। प्रश्न 2, प्रश्न के उत्तर दीजिए। समाधि क्यों बनाई जाती है? समाधि किसी की याद में बनाई जाती है। किसी की याद को हमेशा बरकरार रखने के लिए या समाधि बनाई जाती है, या तो स्मारक बनाया जाता है, या कोई व्यक्ति या कोई पशु कोई ऐसा कार्य कर जाए जो सामान्य नहीं होता है, तो उनकी याद में उनकी याद को हरदम बनाए रखने के लिए समाधि बनाई जाती है। आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो इस कहानी को आप कौन कौन से दूसरे शीर्षक देना चाहेंगे, ये आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर कुत्ते की वफादारी है, इसके अलावा वफादार कुत्ता, लाखा बंजारा, लाखा और कुत्ता, ओके, ये सब, कुत्ते की समाधि, ये सारे शीर्षक आप दे सकते हैं। और इसके अलावा और भी आपके दिमाग में कोई शीर्षक आए तो वो भी, लेकिन याद रखें कहानी के अनुरूप होना चाहिए, ऐसे शीर्षक आप दे सकते हैं। प्रश्न 3, कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ते को वफादार प्राणी इसलिए कहा गया है क्योंकि कुत्ता वफादारी करता है। कुत्ता जिस घर से रोटी या खाना प्राप्त करता है वहाँ पर वह रखवाली करता है। कुत्ता रात में जगता है और कोई अजनबी आता है तो भौंक भौंक कर उसे भगा देता है। चोर, लुटेरे, डाकू वगैरह को भगाता है, इसीलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? यदि बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो कुत्ते के प्राण बच जाते। बंजारे ने सोचा होता कि मेरे पास क्यों आ रहा है, चलो देखते हैं, और उसने बिना सोचे समझे उस पर लाठी से प्रहार न किया होता तो कुत्ते के प्राण बच गए होते। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो सेठ के घर या सेठ की दुकान में चोरी हुई और चोर सारा माल जंगल में गाड़ आए। कुत्ते ने यह देखा और कुत्ता सेठ को धोती पकड़कर खींचकर वहाँ ले गया और सेठ को उनकी चोरी हुई सारी सामग्री, सारा माल सामान वापस मिल गया। इसलिए सेठ ने खुश होकर कुत्ते को मुक्त या तो आज़ाद कर दिया। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। शब्दकोश के क्रम में रखना है तो सबसे पहले हम स्वर आएंगे और उसके बाद व्यंजन आएंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्वर से बने हुए 2 शब्द है, इसलिए और आश्चर्य। आश्चर्य पहला नंबर, तो यहाँ पर 1 नंबर आश्चर्य आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा इसलिए। फिर व्यंजन में से, ओके, तो यहाँ पर लुटेरा तीसरे नंबर पर आएगा, फिर आएगा वफादार चौथे नंबर पर, उसके बाद वापस 5वें नंबर पर, और आखिर में 6ठे नंबर पर सुंदर। तो इस तरह से आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। आश्चर्य, इसलिए, लुटेरा, वफादार, वापस और सुंदर। प्रश्न 4 है, यदि आप होते तो आप क्या करते, ये आपको बताना है। कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो आप क्या करते? तो ये आपके हिसाब से आपको लिखना है। जैसे कि यदि सेठ की जगह मैं होता तो मैं लाखा बंजारे की बात पर, उसकी ज़बान पर विश्वास करके उसे पैसे दे देता। यदि आप होते तो आप क्या करते, ये आपको लिखना है, ये आपके हिसाब से आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। बेवफा का मतलब होता है दगाबाज, धोखेबाज। लाखा की जगह आप होते तो आप क्या करते? तो यदि लाखा की जगह हम होते तो हम पहले कुत्ते को अपने पास आने देखते,
फिर सोचते, या तो फिर कुत्ते को लेकर हम सेठ के पास जाते। यदि हमने चिट्ठी ना भी देखी होती तो कुत्ते को लेकर हम सेठ के पास जाते और सेठ को पैसे देते और फिर कुत्ते को वापस प्राप्त करते, और इस तरह से ऐसा करने पर कुत्ते के प्राण बच जाते। प्रश्न 5 है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो यहाँ पर हमें सही शब्द लिखना है, जैसे कि राजा तो राजी है, तो राजी तो आएगा नहीं, तो बिल्कुल ये हंसने वाला शब्द बन जाता है। तो राजा, तो यहाँ कर राजा के साथ जो उसका जोड़ा बनता है वो होता है रानी शब्द, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रानी। इस प्रकार ग्वाला तो ग्वाली, तो ग्वाली नहीं आएगा, ग्वालिन आएगा, ये आपको लिखना है। अभिनेता अभिनेती, तो अभिनेती भी नहीं आएगा, अभिनेत्री आता है, सही शब्द लिंग परिवर्तन करके ये बनता है। रानी तो यहाँ पर आ गया है, तो रानी तो राणा नहीं आएगा, रानी तो राजा। शेरनी तो शेरा, ये सही नहीं है, शेरा नहीं आता है, शेर आता है। सुनार तो सोनारा, ये भी गलत है, सोनारा नहीं आएगा, सुनारीन आएगा। ऊंट तो ऊंटी, तो यहाँ पर ऊंटी की जगह क्या लिखना है, ऊंटनी। लुटेरा तो लुटेर, तो लुटेरन आता है। ओके, कई बार लुटेरी ऐसे शब्द का भी प्रयोग होता है। बंजारा बंजारी, तो गलत है, बंजारन आएगा या बंजारिन आएगा। ज़्यादा अच्छा सही शब्द बंजारन है। सेठ तो सेठी, ये गलत है, सेठी नहीं आएगा, सेठानी शब्द आएगा। आगे देखते हैं स्वाध्याय। यहाँ पर हमें QR कोड दिया हुआ है, उसे आप स्कैन कर सकते हैं और इसके रिलेटेड, इससे संबंधित जो भी कंटेंट है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो यहाँ पर कुछ मुद्दे दिए हुए, उसके आधार पर हमें कहानी लिखनी है। पढ़ते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं। एक नौकर द्वारा हार चोरी करना, सेठ का सभी नौकरों से पूछना, किसी का चोरी कबूल न करना, सेठ द्वारा युक्ति करना, प्रत्येक को 7-7 इंच की लकड़ी देना, जादू की छड़ी होने की बात कहना, दूसरे दिन दिखाने को कहना, चोर की लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी, इस तरह की बात कहना, घर जाकर हार चुराने वाले नौकर का 1 इंच लकड़ी काटना और दूसरे दिन चोर का पकड़ा जाना। तो यहाँ पर इसके आधार पर आपको कहानी लिखनी है। तो हम कहानी बनाते हैं। एक सेठ था, सेठ के यहाँ बहुत सारे नौकर काम करते थे। एक दिन सेठ का एक कीमती हार चोरी हो गया। सेठ ने सारे नौकरों को बुलाकर पूछा कि भाई यह कीमती हार चोरी हुआ है, किसने लिया है? जिसने भी चोरी की हो वो चुपचाप दे दे, हम उसे कोई भी सज़ा नहीं करेंगे। लेकिन किसी भी नौकर ने चोरी कबूल नहीं की। अब सेठ ने युक्ति की, सेठ बड़े चालाक थे, तो उन्होंने कहा कि अपने दूसरे एक नौकर से, वफादार नौकर से 7 इंच की लकड़ियाँ मंगवाई और सारी लकड़ियाँ प्रत्येक नौकर को, हर एक नौकर को दे दी और कहा कि ये 7-7 इंच की लकड़ी है और ये जादुई छड़ी है, जिसने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। ये लकड़ी आप अपने घर ले जाओ और कल मुझे वापस दिखाना, जिसकी लकड़ी 1 इंच बढ़ी होगी वही चोर होगा। तो सारे लोग लकड़ी लेकर घर पहुँचे। जिस नौकर ने चोरी की थी, जो चोर था, उसने भी ये सोचा कि ये मेरी लकड़ी भी कल 1 इंच बढ़ जाएगी और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। इससे बेहतर यह है कि मैं इस लकड़ी को 1 इंच अभी से काट दूँ, ताकि वह कल 1 इंच बढ़ जाए तब भी 7 इंच की ही रहे और मेरी चोरी न पकड़ी जाए। इस तरह चोर ने भी चालाकी करना चाहा, उसने भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहा। घर जाकर हार चुराने वाले नौकर ने उस लकड़ी को 1 इंच काट दी। दूसरे दिन सारे नौकर आए और सारे नौकरों ने अपनी अपनी लकड़ी दिखाई, लेकिन जो चोर था उसकी लकड़ी 1 इंच छोटी थी, क्योंकि उसने घर काट दी थी। घर जाकर उस लकड़ी को 1 इंच छोटा कर दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि ये जादू की छड़ी है, लेकिन वो कोई जादू की छड़ी नहीं थी, वो एक सामान्य सादी सी लकड़ी थी। तो वो छोटी हो गई थी और उसी तरह उस चोर नौकर की चोरी पकड़ी गई और इस प्रकार सेठ ने अपनी बुद्धि से एक चोर को पकड़ लिया। तो हमें भी कोई भी काम करना हो तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल करके हम हर मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी आप इस तरह से कहानी लिख सकते हैं। प्रश्न 2, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था? तो रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता था ये आपको लिखना है।
तो कुत्ता पड़ाव की रखवाली करता था, बाहर पड़ाव के बाहर बैठा रहता था, और जैसे ही कोई अजनबी या चोर लुटेरे आते दिखाई दे तो उसे भौंक भौंक कर भगा देता था, और इस तरह वह पड़ाव की रखवाली करता था। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? तो सेठ ने बंजारे के साथ यह शर्त रखी कि तुम जमानत के तौर पर यह कुत्ता मेरे पास रखो और पैसे ले जाओ, जब तुम मुझे पैसे वापस लौटा दोगे तब मैं तुम्हें यह कुत्ता भी लौटा दूंगा। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? यह प्रश्न हम अभ्यास में भी सीख चुके हैं। तो सेठ ने कुत्ते को इसलिए मुक्त कर दिया क्योंकि सेठ के घर या दुकान में चोरी हुई और सारा सामान चोर ले जाकर जंगल में गाड़ आए। तो वो कुत्ते ने देख लिया, कुत्ते पीछे पीछे गया और बाद में सेठ को वहाँ लाकर कुत्ते ने सारा सामान वापस दिलवा दिया। इस तरह सेठ के घर चोरी हुआ माल सामान वापस मिल गया, इसलिए खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? प्रश्न 4। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। लिंग परिवर्तन करना है, यानी स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग करना है और पुल्लिंग हो तो स्त्रीलिंग करना है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, घोड़ा दौड़ रहा है, तो उसका वाक्य परिवर्तन होता है घोड़ी दौड़ रही है। तो यहाँ केवल शब्द नहीं बदलना है, हमें पूरा वाक्य बदलना है, तो वाक्य में भी परिवर्तन होगा। जैसे कि पहला है, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा, तो यहाँ सेठ शब्द है, उसका स्त्रीलिंग करेंगे तो सेठानी। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी, यहाँ दे दूंगा नहीं लिखना है, हमें वाक्य में भी परिवर्तन करना है, वाक्य भी फिर से सुधार के लिखना है। जैसे कि रुपये तो मैं दे दूंगी, सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। बंजारे को बहुत दुख हुआ, बंजारन को बहुत दुख हुआ। ऊंट की पीठ पर सामान लदा है, ऊंटनी की पीठ पर सामान लदा है। मैदान में लड़का खेल रहा है, मैदान में लड़की खेल रही है। तो इस तरह से हमें वाक्य परिवर्तन करना है। खास ध्यान ये रखना है विद्यार्थी मित्रों कि हमें लिंग परिवर्तन करना है, यहाँ पर वचन परिवर्तन नहीं करना है, तो आप गलती से भी वचन परिवर्तन मत करना। प्रश्न 4, बक्से में से लिंग आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके हमें लिंग आधारित जोड़े मिलाने हैं और फिर वाक्य प्रयोग भी करना है। जैसे कि गाय और बैल, यहाँ दिया हुआ है गाय और बैल, यहाँ पर गाय शब्द है और उसके साथ ये बैल शब्द है, तो इसका जोड़ा मिलाना है गाय और बैल। फिर वाक्य प्रयोग भी दिया है, गाय का दूध सेहत के लिए अच्छा है, बैल किसान का दोस्त है। तो इस तरह से हमें बनाने हैं जोड़े। ओके। शिष्य, तो इसका शिष्या। गुरु जी के आंगन में शिष्य खेल रहे हैं, एक शिष्या ने आकर गुरु माता के पांव चरण स्पर्श किया। ओके, तो इस प्रकार से वाक्य बनाना है। नागिन और नाग को देवता के तौर पे पूजा जाता है, नागिन ने उसे डस लिया। इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। उसके बाद है शिक्षक और शिक्षिका। शिक्षक आज कक्षा में नहीं आएंगे, शिक्षिका ने कल हमें गृह कार्य दिखाने को कहा है। घोड़ा घोड़ी, घोड़े पर बैठकर मैं गांव में गया था, उसकी बारात में घोड़ी को नचाने के लिए लाया गया, और गाय और बैल का दिया हुआ है। ओके। उसके बाद जो शब्द रह जाता है वो है देव और देवी, तो यहाँ से देव और देवी। देव, हर मंदिर में देव की मूर्ति पाई जाती है। देवी, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, उसकी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, इसीलिए गांव के लोग उन्हें देवी की तरह पूजते हैं। तो इस तरह से आपको वाक्य प्रयोग भी करने हैं। प्रश्न 5, संज्ञा पहचानिए। तो संज्ञा का प्रकार पहचानना है। संज्ञा क्या होती है आपको पता है, हर किसी जब कोई नाम हो, किसी वस्तु, स्थल, व्यक्ति, पशु वगैरह का जो पर्टिकुलर नाम हो, उसे नाम को संज्ञा कहा जाता है। और संज्ञा के प्रकार भी होते हैं, तो कौन कौन से प्रकार के हैं उसके आधार पर हमें प्रकार में इसे विभाजित करना है। जैसे कि पहला वाक्य है, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर हमें अंडरलाइन किया हुआ यानी कि रेखांकित किए हुए शब्द की संज्ञा पहचानी है। तो यह है व्यक्तिवाचक नहीं लेकिन जातिवाचक। यदि हमें नाम दिया जाता है, मानो कि
राहुल हमारे कक्षा में पढ़ता है, तो राहुल किसी एक व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक आएगा। लेकिन यहाँ सैनिक यानी पूरे सैनिकों की जात, सारे सैनिकों की बात हो रही है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। हमें देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। देश मतलब कोई भी देश, यहाँ पर किसी एक देश की बात नहीं की है, सारे देशों की बात आ जाती है, कोई भी देश हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें भारत की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक आएगा। तो यह देश भी जातिवाचक है। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो यहाँ पर नदी के बारे में बात करनी है, तो नदी यानी कोई भी नदी हो सकती है, इसलिए वह जातिवाचक संज्ञा है। मतलब यहाँ गंगा या भारत के बारे में शब्द के बारे में पूछा गया होता तो गंगा एक पर्टिकुलर नदी का नाम है, इसीलिए गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारत भी एक विशेष देश का नाम है, इसलिए उसे व्यक्तिवाचक कहेंगे। लेकिन देश शब्द या तो नदी शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे देखेंगे भाषा सज्जता या तो व्याकरण। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें वाक्य पढ़ने हैं और जिसके नीचे रेखा की गई है यानी रेखांकित शब्द किए गए हैं, ऐसे शब्दों को हमें ध्यान से देखना है। आशा विमान चलाती है, तो आशा शब्द है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है, तो नर्मदा शब्द। हिमालय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, हिमालय शब्द। नीम गुणकारी पेड़ है, तो नीम शब्द। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम ये किसी न किसी का नाम है। जैसे ये लड़की का नाम है, ये नदी का नाम है, ये पर्वत का नाम है और यह पेड़ का नाम है। तो उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द आशा, नर्मदा, हिमालय और नीम किसी खास व्यक्ति, नदी, पर्वत और पेड़ का निर्देश करते हैं, यानी कि नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सारे शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है या कहते हैं। निर्देशित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही का निशान कीजिए। जो शब्द व्यक्तिवाचक है उसके ऊपर हमें सही का निशान करना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम पहले शब्द से, पेड़। तो पेड़ व्यक्तिवाचक नहीं है, सारे पेड़ों की बात है, तो ये जातिवाचक है। तापी, तापी एक नदी का नाम है, तो विशेष नदी के बारे में बात है, तो व्यक्तिवाचक है। पर्वत, सारे पर्वतों की बात आ जाएगी। नदी, सारी नदियों की बात आएगी। गुजरात, तो गुजरात एक क्षेत्र, एक प्रांत, एक राज्य का नाम है, तो गुजरात व्यक्तिवाचक है। गिरनार एक पर्वत का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक है। देश जातिवाचक है। सैनिक जातिवाचक है। वीर सावरकर यह व्यक्तिवाचक है। तो इस तरह से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही का निशान लगाना है। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी हमें वाक्य पढ़ने हैं और रेखांकित शब्द ध्यान से देखने हैं। हमारे देश के सैनिक बहादुर है, सैनिक। हमारी गाय का नाम गौरी है, तो गाय शब्द है। नदी को लोक माता कहते हैं, नदी शब्द। और कुत्ता वफादार प्राणी है, तो कुत्ता शब्द। तो सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता, तो ये सारी जातियों का बोध कराने वाले शब्द है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सैनिक, गाय, नदी और कुत्ता ये शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। जैसे नदी यानी सारी नदियों की बात है, कुत्ता यानी सारे कुत्ते की बात है, लेकिन कुत्ते का नाम रखते हैं, मोती, टॉमी आदि, तो वे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गाय जातिवाचक है, लेकिन गौरी तो गाय का नाम है, तो गौरी व्यक्तिवाचक है। तो जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जातिवाचक शब्द छांटकर सूची बनाइए। यहाँ पर जातिवाचक शब्द है, उसे हमें छांटना है, ढूंढना है और उसकी सूची बनानी है। छात्र, तो ये जातिवाचक शब्द है, उसके ऊपर हम गोला बनाएंगे। प्रगति, यह जातिवाचक शब्द नहीं, यह लड़की का नाम भी हो सकता है। सुंदर, यह भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह विशेषण है। लड़का, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, सारे लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं। सुंदर व्यक्तिवाचक हो सकता है। सुभाष चंद्र व्यक्तिवाचक। पेड़, सारे पेड़ों की बात है, तो जातिवाचक। पर्वत, पर्वत भी जातिवाचक संज्ञा है। नीम, नीम खास पेड़ के बारे में बात है, तो व्यक्तिवाचक। गाय, गाय बन जाएगा जातिवाचक, क्योंकि सारी गाय की जाति के बारे में बात कर रही है। और नदी, तो नदी भी है जातिवाचक। तो इस प्रकार छात्र, लड़का, पेड़, पर्वत, नदी और गाय ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है।
नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्टक में उचित स्थान पर रखिए। यहाँ पर हमें एक कोष्टक दिया है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो इसमें से जो शब्द व्यक्तिवाचक है उसे इस कोष्टक में, इस कॉलम में लिखना है, और जो जातिवाचक है उन शब्दों को यहाँ लिखना है। भारत, भारत एक विशेष देश के बारे में बात है तो वो आएगा व्यक्तिवाचक में। हिमालय, हिमालय भी एक विशेष पर्वत के बारे में बात कर रहे तो वो भी व्यक्तिवाचक में आएगा। नदी, नदी नदियों के बारे में बात कर रहे हैं तो जातिवाचक। वीर सावरकर, पूरा शब्द है ये, वीर सावरकर, तो ये सावरकर एक व्यक्ति का नाम है तो ये आएगा व्यक्तिवाचक में। सैनिक, सैनिक जातिवाचक शब्द है, हम अब सीखे हैं। नर्मदा व्यक्तिवाचक नदी का नाम है। पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। नीम का पेड़, तो यहाँ पर नीम का पेड़ नाम लिखा हुआ है नीम का, तो वह व्यक्तिवाचक में आएगा। तो इस प्रकार से हमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है। ओके, योग्यता विस्तार इतना जानिए। कैसे बोलते हैं, पशु किस तरह से बोलते हैं, उनके आवाज़ को क्या कहा जाता है, ये हमें सीखना है। पंछी का चहकना, मुर्गे का बांग देना, मक्खी का भिन भिनाना, कुत्ते का भौंकना, भेड़ का मिमियाना, घोड़े का हिन हिनाना, भैंस का बम्बाना, बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना, हाथी का चिंगाड़ना, मेढक का टर्राना, शेर का दहाड़ना, कौवे का काँव काँव करना, मोर का टहुकना, भौरे का गुंजन, गधे का रैंकना, गाय का रंभाना। देखिए ध्यान रखिए, गाय का रंभाना होता है, भैंस का बम्बाना होता है। ऊँट का बलबलाना, बकरी का मिमियाना, चूहे का चूं चूं करना, सांप का फुफकारना, बंदर का घुरकिया करना और बाघ का गुर्राना। देखिए बाघ का गुर्राना होता है और शेर का दहाड़ना होता है। तो इस तरह से अलग अलग पशु और पंछी की आवाज़ होती है। पशु पक्षी पर आधारित कहानियाँ कौन कौन सी है? पंचतंत्र की कहानियाँ है, गिजूबाई की बाल कहानियाँ है, ईसब की बोध कथाएँ है और हितोपदेश की कहानियाँ भी है। तो इस तरह से हम कुत्ते की वफादारी पाठ के अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सत्ता के बारे में सीखे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।